गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूं आप सभी के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री की, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। चाहे आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, चाहे कोई भी ऑल ओवर एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ डिटेल्स क्वेश्चंस बताऊंगी जो आप कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा अगर आप उस क्वेश्चंस को नहीं पा रहे हो तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने ला सकूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ कि क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ है। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ है वो हुआ है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। तो कब हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है 3री शताब्दी में, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था फ्रेंड्स वो था श्रीगुप्त। बात की जाए इसकी कार्यकाल की तो इस गुप्त वंश की जो कार्यकाल, श्रीगुप्त की जो कार्यकाल थी वो थी 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। और इसका कार्यकाल था 280 से लेकर 320 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था फ्रेंड्स? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा था फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो 320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। तो फ्रेंड्स, गुप्त संवत की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 319 से लेकर 320 के बीच। और किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, जो कि प्रथम महान सम्राट था। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो सर्वप्रथम सिक्का जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था। तो समुद्रगुप्त जो था वो 335 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने आर्यवृत्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने आर्यवृत्त के 9 शासकों को पराजित किया था और दक्षिणावृत्त की पूछा जाए तो 12 शासकों को पराजित किया था। फ्रेंड्स, ये जो दो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी के वजह से समुद्रगुप्त जो थे वो आर्यवृत्त और दक्षिणावृत्त के जो शासकों को पराजित किए थे, इन्हीं की वजह से इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, इन्हीं के विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, और जिसने कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी, तो आप आंसर कीजिएगा हरिसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त
किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था फ्रेंड्स। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी भी था फ्रेंड्स। ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगा है कि ये जो था संगीत प्रेमी भी था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जिसमें से कि कुछ उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी है जान लीजिए आप, कि समुद्रगुप्त जो थी वो अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक या प्रक्रमांक, प्रक्रमांक, ये सब जो उपाधियां थी इन्हीं को मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, एक समुद्रगुप्त के बारे में एक और बात जान लीजिए कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है, कि प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। ये जो क्वेश्चन है पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि समुद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो ये 380 में राजगद्दी पर बैठे थे और ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। कौन आए थे? फाहियान आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप पॉइंट सुन लीजिए फ्रेंड्स कि दिल्ली की कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से मतलब जाना जाता है। ठीक है, तो जो तो दिल्ली के कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में बनाया गया था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में। ठीक है, किस शासक को शक विजेता भी कहा जाता है फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो स्वयं एक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह, जिसे कि नवरत्न कहा जाता था, निवास करता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो था कुमारगुप्त प्रथम, जिससे कि गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजगद्दी पर कब बैठे थे फ्रेंड्स? 415 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? तो स्कंदगुप्त था। और ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? 455 ईस्वी में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट ज़रूर करते रहिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं अपनी सेल्फ नोट्स आप लोग के आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। जो भी मैं सेल्फ नोट्स बनाती हूँ वो आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया था? तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें,
यहाँ थोड़ा सा आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ, आप समझ आइए कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर आप कीजिएगा सौराष्ट्र का। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था, सौराष्ट्र का। हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था। तो हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था स्कंदगुप्त के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक जो था वो था भानुगुप्त, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, देश। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, और दूसरी प्रादेशिक इकाई पूछी जाए तो भुक्ति थी। ठीक है, गुप्त वंश के में देश के शासक क्या कहलाते थे। तो देश के शासक गुप्ता कहलाते थे, और भुक्ति के शासक उपरीक कहलाते थे। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई होती थी। तो इसका आंसर है विषय। भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई होती थी, वो थी विषय। विषय के प्रमुख क्या कहलाते थे, विषयपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। तो इसका आंसर है दंडपाशिक। इसमें ये 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि मुख्य अधिकारी पुलिस विभाग के कौन थे, वो थे दंडपाशिक, और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी क्या कहलाते थे, वो थे चाट और भाट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंफ्यूज मत कीजिएगा आज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था, वो था ग्राम सभा। और ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था फ्रेंड्स, ये था ग्रामिक। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई क्या थी फ्रेंड्स, पेट। ये छोटे छोटे जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आप हमेशा मिस कर जाते होंगे एग्ज़ाम के लिए, क्यों, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को अनदेखा नहीं कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में क्लियर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त शासक में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें मिला है। किसमें मिला है फ्रेंड्स, कुमार गुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में। ठीक है, कुमार गुप्त के दामोदर पत्र में गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी। तो भू राजस्व की दर फ्रेंड्स क्या थी, 1/4 भाग से 1/6 भाग। ठीक है, कृषि करने योग्य भूमि क्या कहलाती थी। तो कृषि करने योग्य भूमि जो थी वो क्षेत्र कहलाती थी। वास करने वाली भूमि क्या कहलाती थी, वास्तु। पशुओं के चारगाह योग्य भूमि क्या कहलाती थी, चारगाह भूमि। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको क्या कहते थे फ्रेंड्स, सील। वहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्लियर कर देती हूँ, सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी क्या कहलाती थी, अपृहत। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो यहाँ के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे वो थे उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की थी। तो गुप्त
राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर बोला जाएगा कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हिंद यूनानी ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी थी फ्रेंड्स, तो ये होगा कुषाण ने। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की है। ये 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। ठीक है, इसमें हमेशा स्टूडेंट्स क्लियर मतलब गलत कर देते हैं, इसलिए आप तीनों क्वेश्चन को क्लियर रखें। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? गुप्त राजाओं के स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों को दिनार कहा जाता था। ठीक है, और चांदी को फ्रेंड्स क्या कहा जाता था? रुपए का। ठीक है, याद रखें। यहाँ पर आप नहीं दिख पा रहे, मैं आप क्लियर कर देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि कायस्थों के सर्वप्रथम वर्णन, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। अगर यहाँ पूछा जाए कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, तो ओशनम स्मृति में जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। किस जंगल, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंट आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं रीड कर दे रही हूँ, आप समझ जाइए कि किस जंगल, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? वो तो सबड़ जाति के लोग, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, सबड़ जाति के लोग जो थे अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, सर्वप्रथम जो था वो सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो 510 के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें कोई भोजराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी में सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को जो था वो गणिका कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर था कुट्टनी। कुट्टनी जो था वो वृद्ध वेश्याओं को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य किन धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर है वैष्णव धर्म जो थे वो गुप्त शासक थे, वो कौन से धर्म के थे? वो थे वैष्णव धर्म के। ठीक है, इन्होंने इसे राजधर्म भी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुप्त राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो था विष्णु का वाहन गरुड़, ये था गुप्तों का राज चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? तो इसका आंसर है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। गुप्त काल का वैष्णव धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? कि देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी है फ्रेंड्स? तो गुप्तकालीन गुफाएं जो है वो है 16 और 17। ठीक है, जिसमें कि गुप्त संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और चित्रशाला में किन घटनाओं के संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं? तो बुद्ध के जन्म, महावीर निष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि अजंता की गुफाएं किन बौद्ध राजाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो थे वो महायान शाखा से संबंधित थे फ्रेंड्स। अजंता की गुफा में 29 गुफा थे फ्रेंड्स। एलोरा में देखा जाए तो 34 थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा थे वो कन्हड़ी में थे, वो था 100 से ज़्यादा है, प्लस ही मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था। तो फ्रेंड्स संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो थे कालिदास, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे, वो थे धन्वंतरी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित थे फ्रेंड्स। तो फलित ज्योतिषी से संबंधित थे वे थे छपनक, ठीक है। गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो ये था फ्रेंड्स सुश्रुत। ये जो थे आयुर्वेदिक विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध थे फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स बगल से अगर आपको कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित किस ग्रंथ को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। तो इसका आंसर है पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। तो इन्होंने लिखे थे आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ठीक है। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण भी बताए थे, ये भी याद रखें। और आर्यभट्ट जो थे वो पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। ये भी आप याद रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि पुराणों की वर्तमान रूप की रचना किस काल में हुई है। तो किस काल में हुई है फ्रेंड्स, ये हुई है गुप्त काल में, ठीक है। वारामिहिर एवं ब्रह्मगुप्त किस शासक के दरबार की प्रमुख विद्वान थे। वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको इसके बाद कौन से टॉपिक में क्वेश्चंस चाहिए, जिससे मैं इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए ला पाऊँ। गुप्त काल में चांदी के सिक्के, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, रुपए का, और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार। यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है। तो फ्रेंड्स किस काल में हुई है, ये हुई है गुप्त काल में, ठीक है। फ्रेंड्स गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी। तो गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो थी संस्कृत, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस काल को आप पढ़ रहे हैं, जिस काल को, वही वो था गुप्त काल। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था फ्रेंड्स, कला और स्थापत्य के लिए, ठीक है। और एक बात और याद रखें कि मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ था, वो हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। और सबसे पहले त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है, याद रखें फ्रेंड्स। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान में भी दिया था, ये भी पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो कहाँ मांगी, किस स्थान पर था? तो बोध गया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? आप सभी को मैंने बताया था कि गुप्त काल में मंदिर का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है। मेहरौली दिल्ली लौ स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। ठीक है फ्रेंड्स, महरौली दिल्ली स्थित लौ स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी फ्रेंड्स? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। ये मैंने आपको बताया था। इसमें से कौन कौन से नवरत्न थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें से थे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वाराहमिहिर और वरुचि। ये सारे विद्वान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के कारण किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति से ही समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान की विषय के बारे में जानकारी मिलती है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? तो इसी काल में थी, गुप्त काल में। ठीक है। अजंता गुफाओं के सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश कहाँ मिली है? बागधार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसमें और भी इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, कि भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल में है? तो गुप्त काल में है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। ठीक है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो फ्रेंड्स प्राकृत भाषा में। और बात की जाए कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। लेकिन यहाँ की जो लिखित संस्कृत नाटक में स्त्रियों और शूद्रों की जो संवाद है ये किस भाषा में थी? वो प्राकृत भाषा में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति से अंकित बताया है? ये बताया था कि ये संगीत प्रेमी थे समुद्रगुप्त। गुप्त कालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? तो इस किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक है।
और एक क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स अग्रहार किससे संबंधित है? तो इसका मतलब होता है कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जो था वो सबसे पहले रामगुप्त ने जारी किया था। फ्रेंड्स, रामगुप्त के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए कि विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखें। ठीक है। स्वच्छ राजोत्थेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, मैंने क्लियर किया था पहले ही। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्धि 100 कृतियों में मिलती है? वो थी अभिज्ञान शकुंतलम। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नविकतम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि गुप्त संवत और शक संवत में कितने अंतर हैं? 241 या कहीं कहीं आप 242 भी देख सकते हैं। ठीक है। 242 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ठीक है, तो ये है विंसेंट स्मिथ। ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद कर लिए, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो किस अभिलेख में बताया गया फ्रेंड्स? प्रयाग अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स, प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है। ठीक है। और भी एक क्वेश्चन याद कर लिए कि सिक्कों के बारे में है कि किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मतलब मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंदगुप्त फ्रेंड्स, स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था। ठीक है, स्कंदगुप्त। चलिए फ्रेंड्स, गुप्तकालीन से और भी एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी जान लीजिए। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है। विष्णु मंदिर कहाँ है? तीगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर है भुमड़ा नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर है नैना कुठाड़ मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर है खौ नागौद मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ये ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ उपाधियां भी हैं गुप्त शासकों के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी जान लिए कि श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? तो उनको थी आदिराज और महाराज, ये दोनों उपाधियां मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक भी की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त को सक्रादित्य या सक्रोपम की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक या विक्रमांक ये सारी उपाधि मिली थी। उसके बाद कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय की उपाधि मिली थी और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। ये सारी उपाधियाँ जो फ्रेंड्स सारी इंपॉर्टेंट उपाधियाँ हैं, आप याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पसंद आए हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपको इसके बाद कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक में क्वेश्चंस चाहिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ला सकूं आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं पूजा गुप्ता आप सभी के सामने ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी को बताया, सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।